हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री फ्रेंड्स। आज हम इस क्रिस्टल केमिस्ट्री चैनल पर जेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं जो जेट में आए हुए केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको आपके से डिस्कस करूँगा और उनके आंसर्स बताऊँगा केमिस्ट्री के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है। इस वीडियो में हम जेट प्रीवियस ईयर 2015 के बारे में बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 16, फिर 17, 18, 19 के जो क्वेश्चंस जेट में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जेट, आईसीआर और बीएचयू के जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये किस लेवल के पेपर आता है जेट का, तो उसका आइडिया वो पता कर सकते हैं। और आईसीआर बीएचयू में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कौन कौन से विद आंसर, उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर कोई कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या रीज़न है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले हमने लिया है 2015 का पेपर, इसको डिस्कस करते हैं। इसका केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन था, PCl5 का साम्यावस्था पर इसके वियोजन उत्पादकों के साथ वाष्प घनत्व 90 पाया गया। इसके वियोजन की मात्रा ज्ञात कीजिए। पहले तो वाष्प घनत्व है। वाष्प घनत्व को अणुभार में बदलने के लिए आप क्या करिए, तो वाष्प घनत्व अणुभार 2 इंटू वाष्प घनत्व बराबर अणुभार होता है। 2 को 90 से गुणा कर दीजिए तो इसका अणुभार आ जाएगा। ठीक, अब वियोजन की मात्रा निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल M माइनस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। मतलब सैद्धांतिक मान माइनस प्रेक्षित मान अपॉन प्रेक्षित मान। ठीक है, PCl5 का जो सैद्धांतिक मान है या अणुभार कह सकते हैं अपॉन अणुभार। PCl5 का सैद्धांतिक मान कैसे निकालेंगे? फास्फोरस का अणुभार 31 है, क्लोरीन का कितना है 35.5 है। इस सबको आप जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, PCl5 का अणुभार आ जाएगा। ठीक है, तो उसमें से 180 को माइनस करके 180 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो पहले में आएगा थर्ड वाला। कौन सा आएगा फ्रेंड्स? थर्ड वाला आंसर आएगा। देखिए इसको हम आंसर टिक कर लेते हैं, तो इसमें हमारा ये आएगा थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्न यौगिकों में सबसे अधिक घुलनशील कौन सा है? तो यहाँ पर आपको KSP दे रखा है। तो यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि जिसका KSP जितना ज़्यादा होगा उसकी घुलनशीलता भी उतनी ही अधिक होगी। तो अब आप यहाँ पर ढूंढिए KSP किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड नंबर, उसमें KSP ज़्यादा है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो इसकी घुलनशीलता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, 320 केल्विन पर N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक का मान 3 गुणा 10 मिनट है, तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल है। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स थर्ड नंबर क्वेश्चन का 23.8 मिनट। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। और अर्धायुकाल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है T12 इज इक्वल टू 0.693/K। यह आपको इससे हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल तथा सोडियम एसिटेट के मिश्रण में लवण तथा अम्ल की सांद्रता का अनुपात 10 गुणा करने पर विलयन की pH। देखो, लवण और अम्ल की सांद्रता का अनुपात, तो यहाँ पर 10 गुना कर देंगे तो विलयन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है pH इज इक्वल टू pKa+1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो जाएगी? 1 इकाई की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ में थर्ड। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको याद रखना था कि 1 ग्राम तुल्यांक HCl और 1 ग्राम NaOH द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा का मान होता है।
तो इसकी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पन्न ऊष्मा है उसका मान होता है 57.45। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? थर्ड होगा। तो इसका हमने ये थर्ड 57.45। इसके बाद आता है स्वर्ण सोल को प्राप्त किया जा सकता है। सोने के सोल को प्राप्त करने का मेथड्स दे रखा है, किस किस के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं? ऑक्सीकरण द्वारा, अपचयन द्वारा, विद्युत परिक्षेपण द्वारा, पेप्टिकरण द्वारा। इनमें से किसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं स्वर्ण सोल को? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा 1 ऑक्सीकरण द्वारा। ये लीजिए। इसके बाद आता है फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन। वह प्रक्रम जिसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं कहलाती है। अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने वाला जो प्रक्रम है वो कहलाता है फ्रेंड्स भर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है वायु की उपस्थिति में। अगर वायु की अनुपस्थिति हो तो वो निस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पूछा है वायु की उपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं तो प्रक्रम क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा भर्जन, यानी कि 7th में आंसर क्या आएगा? 2। तो 7th का आंसर हमारा 2 होगा। ठीक है, आगे चलिए। सोडियम धातु का द्रव अमोनिया में विलयन का रंग नीला होता है क्योंकि विलयन में उपस्थित है। आपने अगर एस ब्लॉक पढ़ा हो तो पहला ग्रुप उसमें है कि अगर आप अमोनिया की रिएक्शन द्रव सोडियम धातु की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराते हैं तो विलयन का रंग कैसा हो जाता है? नीला हो जाता है। उसका कारण है अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। तो 8th का जो आंसर होगा वो होगा 1 अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। जल के प्रति क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा? जल के प्रति क्रियाशीलता यहाँ दे रखी है। तो इसका आंसर आएगा 9th का आंसर आएगा 3rd बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड स्ट्रोंशियम। तो 9th में आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? 3rd ऑप्शन टिक करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से प्रबल अनुचुंबकीय कौन सा है? प्रबल अनुचुंबकीय अगर आपसे पूछा जाए तो जिसमें ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनुचुंबकीय उतना ही होगा। तो अगर आप बात करें क्रोमियम में तो देखिए कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 3d5 4s1। तो अगर यहाँ से 3 चले गए तो 4s से 1 गया और d से 2 गए तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, क्रोमियम प्लस में बात कर लीजिए 3d5 4s1, तो यहाँ पर 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, d में 5 बचे तो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचे। तो और कॉपर है, कॉपर प्लस, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s1। तो यहाँ पर 3d10 4s1, तो 4s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, d में 10 बचे, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉपर प्लस 2 पर। कॉपर प्लस 2 में से अगर चला जाता है तो 3d10 की जगह 3d9 बचेगा, एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 10th का आंसर होगा 3rd Cr प्लस, जिसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकता है, इसके कोणों को निर्दिष्ट रहती है, कोणों की ओर निर्दिष्ट रहती है। अगर आप CCl4 में देखेंगे तो CCl4 में फ्रेंड्स जो होता है हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण इसकी शेप कैसे होती है? टेट्राहेड्रल होती है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं जो होती हैं वो समचतुष्फलक के चारों कोणों की ओर निर्दिष्ट रहती है। तो इसका आंसर 11वें में क्या आएगा? 4 आएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट फ्रेंड, किसी केंद्रीय परमाणु के साथ जुड़े हुए 3 परमाणुओं का समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है, तब केंद्रीय परमाणु में संकरण होगा। जब भी समबाहु त्रिभुज बनता है किसी केंद्रीय परमाणु के साथ 3 अन्य परमाणु जुड़ रहे हैं और जुड़ करके समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो संकरण होता है फ्रेंड वो होता है sp2। कौन सा होता है? 3 परमाणु जुड़े, समबाहु त्रिभुज बन गया, सम मतलब समान, जिसकी भुजाएं समान हो, तो उसमें संकरण कौन सा होगा? sp2 होगा। देखिए 3 परमाणु जुड़े हुए हैं, एक एक सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp2 आएगा। तो 12th का आंसर होगा 3rd sp2। ठीक है, आगे आ जाइए। निम्न मूलकों को उनके स्थायित्व के बढ़ते क्रम में जमाना है कि कौन सा मूलक ज़्यादा स्थायी होगा, इसके बारे में बात करते हैं।
तो इसका आंसर देखिए, मिथाइल मुक्त मूलक है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH जो वाला मुक्त मूलक है, CH3 CH2 इथाइल मुक्त मूलक है, और एक और मुक्त मूलक है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2। तो इसका आंसर पहला ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि CH3 मुक्त मूलक जो होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, CH2 डबल बॉन्ड CH वाले की उससे ज़्यादा, फिर उसके बाद CH3 CH2 और लास्ट में ये। तो इसका आंसर आएगा 1। निम्न में से कौन सा अस्फटरोधी पदार्थ है? अपस्फटन रोधी पदार्थ है ये, तो इसमें टेट्रा एथिल लेड आता है आंसर। तो इसका आंसर क्या आएगा? TL। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, अच्छा प्रश्न है। अपस्फटन रोधी पदार्थ, तो 14 का आंसर 14 का आंसर 1 आएगा, TL टेट्रा एथिल लेड। नेक्स्ट आ जाइए, निम्न में से किस यौगिक की सहायता से ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं? अगर आप प्राथमिक एल्कोहल के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्राथमिक एल्कोहल के बारे में। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराएंगे तो आपको प्राथमिक एल्कोहल मिल जाएगा। अगर आप CH3 CHO से कराएंगे तो आपको यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा, और कीटोन से बात करें तो टर्शरी एल्कोहल मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा फर्स्ट। इसके बाद आता है मेथेन और ऑक्सीजन मिश्रण 9:1 को 100 वायुमंडलीय दाब तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर तांबे की नली में प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। मेथेन और ऑक्सीजन के मिश्रण को अगर आप तांबे की नली में प्रवाहित करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको मेथेनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होता है? मेथेनॉल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर 16वां में क्या आएगा? 4 आंसर आएगा। इसके बाद आता है 17वां क्वेश्चन, प्रोपाइन को रक्त तप्त आयरन नली में गुजारने से प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप एसिटिलीन को गुजारेंगे तो बेंजीन बनेगा, और अगर आप प्रोपाइन लेंगे तो आपका मेसिटिलीन बनेगा। तो बेंजीन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने एसिटिलीन को नहीं प्रवाहित किया है, आपने प्रोपाइन को प्रवाहित किया है। तो इसका आंसर आएगा मेसिटिलीन। तो 17वें का आंसर होता 2। चलिए, इसके बाद आता है टेट्राएथिल लेड प्राप्त होती है इथाइल क्लोराइड सोडियम लेड मिश्र धातु की उच्च दाब पर क्रिया से। इथाइल क्लोराइड की जिंक धातु की क्रिया शुष्क ईथर में, लेड क्लोराइड तथा इथेन से इथाइल एसिटेट तथा सोडियम लेड मिश्र धातु की उच्च दाब पर अभिक्रिया से। तो इसका आंसर आएगा 4th। चलिए, इथाइल एल्कोहल का क्वथनांक डाई इथाइल एथर की तुलना में अधिक होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इथाइल एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो डाई इथाइल ईथर की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल के क्वथनांक कुछ होते हैं। एथिल एल्कोहल अधिक ध्रुवीय होता है, इथाइल एल्कोहल में इथाइल समूह होता है, और इथाइल एल्कोहल में हाइड्रोजन बंध के कारण संघूर्णन पाया जाता है। तो इथाइल एल्कोहल क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से इसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसका आंसर होगा 19 का 4। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है कि फिनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ तनु बेरियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने से प्राप्त होता है। तो फिनॉल की फॉर्मेल्डिहाइड से अगर आप क्रिया कराएंगे तो आपको बेकेलाइट मिलेगा। क्या मिलेगा? बेकेलाइट। तो 20वें का आंसर क्या होगा? 1 होगा। टेफ्लॉन आपको मिलेगा नहीं, टेट्राफ्लोरोएथीन से टेफ्लॉन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद ये फोरॉन और क्लोरेटॉन तो आपको मिलेंगे ही नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने में प्रयुक्त अभिकर्मक है ल्यूकास, बेयर, हिंसबर्ग, टोलन। ये सब जानते होंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन में अगर विभेद करना है तो उसके लिए हम टोलन अभिकर्मक का काम में लेते हैं। कौन सा अभिकर्मक काम में लेते हैं? टोलन अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक एल्कोहल में काम में लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो 21वें का आंसर होगा 4th। फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया के दौरान मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट देते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं, यह आसान अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया करती है और मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट देती है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? कैनिजारो। तो 22वें का आंसर होगा 2।
एसिटिक अम्ल का P2O2 की उपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होगा। एसिटिक अम्ल को अगर आप P2O2 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए मैथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। 23वें में आप क्या आंसर लगाएंगे, 2 एसिटिक एनहाइड्राइड लगाएंगे बेटा, संगुणन हो जाएगा। एक यौगिक जो HNO2 से क्रिया करके इथाइल एल्कोहल तथा इथाइल नाइट्रोजन गैस मुक्त करता है, ठीक है, वो कौन सा है, एनिलीन है, डाइथाइल एमीन है, इथाइल एमीन है, एसिटामाइड है। अच्छा, एक यौगिक जो HNO2 से क्रिया करके इथाइल एल्कोहल तथा इथाइल नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है, उसका नाम है एसिटामाइड। तो 24वें का आंसर आएगा 3। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटाश विलयन के साथ गर्म करने पर इथाइल एमीन से मुख्यतः उत्पाद प्राप्त होता है। इथाइल एमीन RNH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, यानी कि एक कार्बिल एमाइन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, कार्बिल एमाइन अभिक्रिया। और जब कार्बिल एमाइन अभिक्रिया होती है तो उत्पाद बनता है एल्काइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर इथाइल एमीन लिया गया है, इसलिए यहाँ पर आंसर आना चाहिए, आएगा इथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा आंसर आएगा फ्रेंड्स, इथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन, यस। तो यहाँ पर ये इथाइल आइसोसाइनाइड। यूरिया जो होता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके बनाता है। यूरिया एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया करके बेटा एसिटिल यूरिया बनाता है। क्या बनाता है, एसिटिल यूरिया। तो 26 का आंसर होगा 3। टोलुइन के फ्रीडल क्राफ्ट संश्लेषण में, अगर आपको फ्रीडल क्राफ्ट संश्लेषण करना है, टोलुइन बनाना है, तो निर्जल AlCl3 के अतिरिक्त अन्य अभिक्रमक कौन से काम में आएंगे। तो टोलुइन में मतलब है कि आपको एक तो बेंजीन चाहिए ही चाहिए और एक CH3 चाहिए। तो CH3 किसमें दिख रहा है आपको, C6H6 सेकेंड ऑप्शन में देखिए आप। तो CH3Cl, और तो इसका आंसर आएगा 27 का 2। C6H6 प्लस CH3Cl, HCl वहां से बाहर हो जाएगा, टोलुइन बन जाएगा, आसान। यस, एनिलीन को कार्बोनिल क्लोराइड के साथ, एनिलीन को अगर आप क्या करेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनता है, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनता है, फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, फेनिल बेंजीन डाइजोनियम आयन बनता है, या फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका आंसर आएगा फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है फ्रेंड्स, 29 क्वेश्चन, नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा। बहुत आसान आंसर है, नाइट्रोबेंजीन NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, अम्लीय माध्यम में उसका अपचयन हो जाएगा तो एनिलीन बनेगा। तो कौन सा बनेगा 29 में 2, Sn प्लस HCl लेते हैं तो एनिलीन आ जाएगा। यदि एक बोर प्रथम कक्षक की त्रिज्या R1 होती तो दूसरे कक्षक की त्रिज्या R2 हो, पहले की R1 है, तीसरे की R2 है, तो R1 बाई R2 का मान क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है। R1 जो होती है आपको पता ही है, अगर त्रिज्या की बात करें तो n²h² 4 पाई स्क्वायर mZe² वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको लगा देंगे तो n पर डिपेंड कर रही है, और n क्या हो रहा है यहाँ पर, तीसरे कक्षक को, तो स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, तो 1/9 हो जाएगा R1 बाई R2। तो आंसर 30 का क्या आएगा, 3। नाइट्रोजन परमाणु से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति की व्याख्या कर सकते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखिए, हुंड का नियम, आबो सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत और पाउली का अपवर्तन नियम, जो कि क्या करता है, अगर आप बात करें कि क्या बोलते हैं, युग्मन का विरोध करता है, तो युग्मन का विरोध करने वाला है हुंड। हुंड जो होता है वो युग्मन का विरोध करता है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद जब एक एक आ जाए तो फिर क्या एक से अधिक भरेंगे। तो इसमें 31 में क्या आएगा, 2।
तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। दो 32 क्वेश्चन है। 200 ग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर सेकेंड के वेग से फेंका जाता है। यदि h बराबर 6.6 × 10⁻27 अर्ग सेकेंड हो तो डी ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य होगा। इसका आंसर है 1.1 × 10⁻32 सेंटीमीटर। तो इसके लिए लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv वाला फॉर्मूला लगाइए आप, आंसर आ जाएगा। तत्वों का वह युग्म जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता, कौन कौन सा है जो विकर्ण संबंध नहीं दर्शाएगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बता दीजिएगा। इसमें क्या करना है आपको, लिथियम को लिख लीजिए एक साथ, ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। और लिखने के बाद देखिए ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन लिख लीजिए। उसके बाद आ जाइए आप लिथियम के बाद, लिथियम के नीचे कौन आता है, सोडियम, लीना। बेरिलियम के नीचे कौन आता है, मैग्नीशियम। बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, काजोल के बाद कार्बन, बस सिलिकॉन, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस। अब विकर्ण संबंध कौन कौन से दर्शाएगा, लिथियम जो अपना विकर्ण संबंध दर्शाएगा वो मैग्नीशियम के साथ दर्शाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, लिथियम जो है वो मैग्नीशियम से दर्शाएगा, बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम से दर्शाएगा, बोरॉन सिलिकॉन से दर्शाएगा, कार्बन फास्फोरस से दर्शाएगा। तो कार्बन फास्फोरस से दर्शा रहा है, बोरॉन सिलिकॉन से दर्शा रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन नीचे आता है सल्फर, तो नाइट्रोजन सल्फर से दर्शाएगा। तो लिथियम मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम दिख रहा है, सिलिकॉन दिख रहा है, तो यहाँ पर 33 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, ठीक है। चलिए तो इसको टिक कर देते हैं, पहला ऑप्शन। किसी वर्ग के तत्वों में आवर्तिति का मुख्य कारण है, ये तो सब जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन